तो आज हम लोग देखेंगे वैदिक काल। भारत के इतिहास में 1500 BC से लेके 600 BC, मतलब 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक के काल को वैदिक काल कहा गया। मतलब भारत में हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जो एक नवीन संस्कृति का विकास हुआ वही वैदिक काल है। और वैदिक काल, इस काल को वैदिक काल कहने का पीछे का वजह है कि इस काल की मतलब 1500 BC से लेकर लगभग 600 BC, लगभग 900 वर्ष तक का इतिहास के ज्ञात होने का मुख्य स्रोत वेद है, इसलिए इस काल को वैदिक काल कहा जाता है। मतलब 1500 से BC से 600 BC तक के इतिहास की मुख्य जानकारी हमें वेदों से मिलती है। ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, इसलिए इस पूरे अंतराल को, पूरे पीरियड को हम लोग वैदिक काल कहते हैं। इसे वैदिक संस्कृति भी कहा जाता है या इसे वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। संस्कृति और सभ्यता में थोड़ा अंतर है। संस्कृति क्या है? ग्रामीण जीवन पद्धति को संस्कृति कहा जाता है। जो नगरीय जीवन पद्धति होती है वो सभ्यता कहलाती है। तो वैदिक काल का ग्रामीण जीवन पद्धति थी, वैदिक लोग ग्रामीण जीवन जीते थे, इसलिए वैदिक काल का सही नाम वैदिक संस्कृति होनी चाहिए, न कि वैदिक सभ्यता। जैसे सिंधु घाटी शहरी नगरीय जीवन पद्धति थी, बड़े बड़े नगर बसे हुए थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। लेकिन वैदिक काल क्या है? एक ग्रामीण जीवन पद्धति थी, लोग पशुपालन करते थे, थोड़ी बहुत कृषि करते थे, इसलिए इस काल को वैदिक काल, वैदिक सभ्यता में वैदिक संस्कृति कहना ज्यादा उचित है। दूसरा, इसका काल कब से है? तो 1500 BC से लेकर 600 BC तक। इस सभ्यता या इस संस्कृति के जनक, इस संस्कृति के जनक आर्य लोग थे, इसलिए वैदिक काल को आर्य संस्कृति भी कहा जाता है। इसलिए अतः इसे आर्य संस्कृति भी कहा जाता है। कहीं कहीं आर्य सभ्यता भी लिख देता है। इस्लाम में तीनों शब्द एक साथ आते हैं, या तो वैदिक काल पूछता है, या वैदिक संस्कृति लिखता है, वैदिक सभ्यता लिखता है। तीनों साइनोनिम पर्यायवाची के जैसे शब्द हैं। इस संस्कृति के जनक आर्य लोग थे, अतः इसे आर्य संस्कृति भी कहा जाता है। हम आगे देखेंगे कि आर्यों को आरंभ में लिपि का ज्ञान नहीं था। ऋग्वेद की रचना 1000 ईसा पूर्व के आसपास हुई, तो शुरू में 300-400 साल तक आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। वो अपने ज्ञान को सुनकर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाते थे, इसलिए वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। और आर्यों की भाषा थी, आर्यों की भाषा, जिस भाषा में वो बातचीत करते थे वो थी संस्कृत। अब आगे देखते हैं कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। हम देखते हैं कि ऋग वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। एक है ऋग वैदिक काल, या इसे बोलते हैं पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक पीरियड का काल है 1500 BC से लेके 1000 BC तक, मतलब 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक 500 वर्ष। और उत्तर वैदिक पीरियड का काल है 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। हम आगे देखेंगे इसका नाम ऋग वैदिक काल का पड़ा, क्योंकि इन 500 वर्षों में हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद की रचना होती है, और इस काल की अधिकांश जानकारी हमें ऋग्वेद से ही मिलती है। लगभग लिखित संपूर्ण जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, इसलिए इस काल को ऋग वैदिक काल कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में आकर के अन्य वेदों की रचना होगी, जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद,
देखते हैं हम लोग रामायण महाभारत की आरंभिक रचना इसी काल में मिलेगी, पुराणों की रचना इसी समय होगी, उपनिषद की रचना इसी समय होगी, वो आगे देखेंगे हम लोग, अरण्य की रचना उसी समय होगी। तो पहला हेडिंग देते हैं हम लोग ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में पहला हम लोग देख ही चुके हैं कि इसका काल क्या है। इसका काल है 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व में ऋग वैदिक काल समाप्त हो जाता है, क्योंकि हम आगे देखेंगे कि इसी समय 1000 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेरा से हमें लोहे की जानकारी मिल जाती है और ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। इसलिए ऋग्वैदिक काल की अपर सीमा, उच्च सीमा 1000 ईसा पूर्व के आसपास आके समाप्त मानी जाती है। दूसरा है भौगोलिक विस्तार, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। भौगोलिक विस्तार में देखेंगे हम लोग, ये भारत है, ये पाकिस्तान भी समय भारत था, ये अफगानिस्तान, ये दिल्ली, ये यूपी, ये बिहार, ऐसे गंगा नदी के। हम लोग देखते हैं कि पश्चिम में आर्य लोग अफगानिस्तान से लेके और पूरब में गंगा नदी के पश्चिम तट तक और उत्तर में हिमालय से लेके दक्षिण में उत्तरी राजस्थान तक थे। इनका बसावट समझना बहुत जरूरी है। पश्चिम में वो अफगानिस्तान से लेके पूरब में गंगा नदी के पश्चिमी तट तक और उत्तर में हिमालय से लेके दक्षिण में राजस्थान के उत्तरी सीमा तक। अगर को देखा जाए ऋग्वैदिक लोग या ऋग्वैदिक आर्य पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में गंगा के पश्चिमी तट तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में राजस्थान के उत्तरी सीमा तक पहुंचे। यही इनका बसावट, मतलब ये इनके जो एरिया को सप्त सिंधु क्षेत्र कहा गया। सप्त मतलब सिंधु और उसकी सहायक नदियां, जैसा कि हम लोग आगे देखेंगे। ये सिंधु नदी है, फिर झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर व्यास, फिर सतलज, और इनका अलग अलग नाम भी है। रावी का झेलम का विकासता, रावी का पलोशनी, ऐसे ही देखेंगे हम लोग आगे ऋग्वैदिक काल में नदियों का क्या है। तो हमें भौगोलिक विस्तार समझना कि ऋग्वैदिक काल कहाँ से कहाँ रहते थे। तो पश्चिम में ये अफगानिस्तान तक थे, पूर्व में आए तो गंगा नदी के पश्चिमी तट तक बसे हुए थे, उत्तर में हिमालय तक बसे हुए थे, और दक्षिण में जाए तो राजस्थान के उत्तरी सीमा तक बसे हुए थे। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि ये आर्य आए कहाँ से? क्या ये भारत के निवासी थे या कहीं बाहर से आए थे? तो लोग देखते हैं कि कुछ अंग्रेज इतिहासकार, उनका मानना है कि आर्य बाहर से आए थे। कुछ बोलेंगे यूरोप से आए थे, कुछ बोलेंगे सेंट्रल एशिया से आए थे, कोई बोलेंगे यूरेशिया से आए थे, कोई बोलेंगे तिब्बत से आए थे, कोई बोलेंगे उत्तरी ध्रुव से आए थे, कोई जर्मनी से। हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ उनका निवास स्थान। और विशेषकर अंग्रेज इतिहासकारों का आर्यों को विदेशी साबित करने की कोशिश होती है, ताकि वो अपने शासन के औचित्य को साबित कर सके कि हम ही विदेशी नहीं है। वो बताएंगे कि सिंधु घाटी वाले भी विदेशी हैं, आर्य भी विदेशी थे, ताकि अंग्रेजों के खिलाफ जो स्वतंत्रता की भावना थी भारतीयों में, वो दब जाए। तो उनकी पूरी कोशिश होगी कि आर्यों को विदेशी साबित करें। खैर, हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि आर्य क्या है। तो आर्यों का मूल निवास स्थान, मूल निवास, वनडे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि आर्य कहाँ के निवासी। एक जर्मनी के विद्वान थे मैक्स मूलर। मैक्स मूलर का मानना है कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे।
सेंट्रल एशिया से। एक और विद्वान हमारे बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे, और आचार्य दयानंद सरस्वती उनका कहना था कि आर्य तिब्बत से आए थे। इसमें मैक्स मूलर का जो मध्य एशिया वाला सिद्धांत है, ये सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। हाँ, अधिकांश विद्वान मैक्स मूलर के मत से सहमत हैं कि आर्य सेंट्रल एशिया से, सेंट्रल एशिया मतलब भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के ऊपर जो एरिया है, मतलब आज का कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सेंट्रल एशिया माना जाता है। तो मैक्स मूलर का कहना है कि यही से आर्य भारत में आए थे और सर्वाधिक मान्य यही को माना जाता है। लेकिन एग्जाम में पूछे कि तिलक के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे, तो जो दयानंद सरस्वती के अनुसार कहाँ से आए थे, तो तिब्बत से आए थे। अब आगे देखते हैं हम लोग स्रोत, इस काल की जानकारी के क्या स्रोत हैं, तो देखेंगे जानकारी के स्रोत। तो इतिहास में किसी काल की जानकारी के दो स्रोत होते हैं, या तो एक लिखित स्रोत हो, जिसे साहित्यिक स्रोत बोलते हैं, या फिर पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जैसे पत्थर, मिट्टी के बर्तन, जिसे हम लोग भाग बोलते हैं। तो देखते हैं ऋग्वैदिक काल के क्या स्रोत है। इसके साहित्यिक स्रोत है, एक ही साहित्यिक स्रोत है, वो है ऋग्वेद। मतलब इस काल की मतलब जो भी लिखित जानकारी होगी, जो भी हम बोलेंगे, वो ऋग्वेद के अनुसार बोलेंगे और हमें ऋग्वेद से मिली है। पुरातात्विक स्रोत देखें, तो तात्विक स्रोत में महत्वपूर्ण है मृदभांड, मतलब मिट्टी के बर्तन, मृदभांड। और यहाँ से दो महत्वपूर्ण मृदभांड मिले हैं, काले एवं लाल मृदभांड, ब्लैक एंड रेड वेयर। और दूसरा महत्वपूर्ण है गेरू वर्णी मृदभांड। पूछे एग्जाम में कि गेरुवर्णी मृदभांड किस काल की विशेषता है, तो ऋग्वैदिक काल की विशेषता है। तो पुरातात्विक स्रोत में मृदभांड में ये दो महत्वपूर्ण है, काले और लाल मृदभांड मिले हैं, गेरुवर्णी मृदभांड मिले हैं। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में देखे थे, लाल अथवा गुलाबी मृदभांड मिले थे, जिसमें काले रंग की पट्टी बनी हुई थी, वो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है। ऋग्वैदिक काल में क्या मिला है मृदभांड, काले एवं लाल मृदभांड, और दूसरा गेरुवर्णी मृदभांड। अब देखते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हमें जो भी पता चला है, जो भी लिखा मिलता है, वो ऋग्वेद से मिलता है। तो ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है। मतलब ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है, और फिर मंडल के अंतर्गत 10 और 28 सूक्त है। इसमें दूसरा से लेकर 7वां तक मंडल बहुत प्राचीन है, सबसे प्राचीन, और पहला मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल परवर्ती काल के हैं, बाद के। मतलब ऋग्वेद में 2 से 7 तक के जो मंडल है वो सर्वाधिक प्राचीन है, और 1, 8, 9, 10 ये परवर्ती काल के हैं, मतलब बाद के काल के। इसमें देखेंगे कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की रचना है। गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ये बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो पहला गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया। दूसरा क्वेश्चन को और करता है कि गायत्री मंत्र की रचना ऋग्वेद के किस मंडल में की गई। तो गायत्री मंत्र की रचना ऋग्वेद के तीसरे मंडल में की गई, और यह सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य देवता, इन्हें सावित्री भी कहा जाता है, और इसके रचनाकार हैं
विश्वामित्र। बार पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, तो सूर्य देवता को समर्पित है। दूसरा, गायत्री मंत्र की रचना किसने की है, तो विश्वामित्र ने। मतलब तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने की। अब हम लोग देखते हैं आगे दो मंडल और महत्वपूर्ण है, सातवां मंडल और नौवां मंडल। देखते हैं कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध या दशराज युद्ध का वर्णन है। ये दशराज युद्ध किसके बीच हुआ था, तो ये भरत वंश के राजा थे। भरत वंश के राजा सुदास वर्सेस सुदास और 10 अन्य 10 राजाओं के बीच, अन्य 10 राजाओं के बीच हुआ। पूछता है एग्जाम में दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। और दशराज युद्ध या दशराज युद्ध किसके बीच हुआ था, तो भरत कबीले या भरत वंश के राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के बीच। इसमें हमें 10 राजा में 5 आ रहे थे, 5 आना रहे, उतना डिटेल की जरूरत हमें अभी नहीं है। फिर आगे देखेंगे कि ऋग्वेद का 9वां मंडल यह सोम देवता को समर्पित है। सोम एक पेयरस था, बाद में उनको देवता का रूप दे दिया गया, जो हिमालय में मिलते थे। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। तो यहाँ 3 चीजें महत्वपूर्ण हो गई ऋग्वेद की। कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं, तो 10 और 28 सूक्त हैं। सूक्त मतलब मंत्र एक तरह से। फिर पूछेगा कि तीसरे मंडल में क्या है, तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की रचना की गई है। तो किसको समर्पित है, तो सूर्य देवता को समर्पित है। रचनाकार कौन है, तो विश्वामित्र है। 7वें मंडल में क्या है, तो दशराज युद्ध का वर्णन है। 9वें मंडल किसको समर्पित है, तो सोम देवता को समर्पित है। फिर आप लोग देखेंगे ऋग्वैदिक काल की नदियां। तो ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदियां हैं ऋग्वैदिक नदियां। माना गया है कि ऋग्वैदिक आर्य जो क्षेत्र में रहते थे वो सप्त सैंधव क्षेत्र था, मतलब सिंधु नदी और उसके आसपास की जो महत्वपूर्ण नदी है। तो ज्योग्राफी में हम लोग देखते हैं ये सिंधु नदी है, इसके बगल में झेलम नदी है, फिर चिनाब नदी है, फिर रावी है, फिर ब्यास और सतलज है, जो आगे जाके सब सिंधु में मिल जाती है। पहले एक दूसरे में मिलती है, फिर आगे जाके सिंधु। आगे हम लोग देखेंगे ये सरस्वती नदी पूरे एरिया को बोलते हैं सप्त सैंधव क्षेत्र, जो आर्यों का प्रमुख निवास स्थान। तो ऋग्वेद में इन नदियों के लिए अलग अलग नाम भी दिया गया है। अगर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी कौन, सिंधु। ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी। दूसरी महत्वपूर्ण नदी सरस्वती थी, लेकिन यह सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। ऋग्वेद में सरस्वती को नदी तमा कहा गया है। आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी तो सिंधु थी, लेकिन सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती, और ऋग्वेद में इसे कहा गया है नदी तमा। ऋग्वेद में गंगा का एक बार उल्लेख है और यमुना का 3 बार। बार बार पूछता है ऋग्वेद में गंगा का कितना बार उल्लेख किया गया है, तो ऋग्वेद में गंगा का 1 बार उल्लेख किया गया है और यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है, क्योंकि गंगा से पश्चिमी तट तक पहुंचे थे, आगे अभी क्रॉस नहीं किए। फिर ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल में वर्तमान की जो नदियां हैं इनका अलग नाम मिलता है। जैसे वर्तमान की जो झेलम नदी है, ऋग वर्तमान नदी, वर्तमान नाम वैदिक नाम। वर्तमान में जो झेलम नदी है वैदिक नाम उसका है विकस्ता नदी। चिनाब नदी वर्तमान में उसका अश्विनी नदी। रावी नदी का वैदिक नाम परुषणी नदी। व्यास का विपाशा नदी था। गंडक का जो बिहार में है, हाजीपुर के आसपास, पटना के आसपास में जाके गंगा में मिलती है, तो गंडक का नाम था सलानीरा नदी। फिर काबुल नदी थी, उसका नाम था कुहा नदी। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है ये।
हम लोग पहले ही देख चुके हैं ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख है और लोहे की जानकारी 1000 ईसा पूर्व के आसपास हमें उत्तर प्रदेश के तरंजी खेड़ा में मिला। इसीलिए हम लोग मानते हैं कि ऋग्वेद काल इसी समय आके समाप्त हो गया, क्योंकि इसके बाद भी ऋग्वेद काल चलता रहता। तो ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख जरूर रहता और ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है, तो हम लोग मानते हैं कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास ऋग्वेद काल आके समाप्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे ऋग्वेद काल में, वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, धर्म के मामले में उनका क्या महत्व था, आगे करके देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था में जैसे हमारे तरफ में क्या है, चुनाव होते हैं, केंद्र में सरकार बनती है, राज्यों में सरकार बनती है, निचले स्तर पर गांव में ग्राम पंचायत होते हैं या शहरों में नगर पालिका नगर निगम होती है। उस समय ऋग्वैदिक काल में कुछ ऐसी व्यवस्था है। राजनीतिक व्यवस्था में सबसे नीचे ग्राम था। ग्राम के जो हेड होते थे, प्रधान से ग्रामणी कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल कबीलाई समाज था, जनजातीय प्रणाली थी। उस पर राजनीतिक इकाई में सबसे नीचे था ग्राम और उसके जो प्रधान होते थे, प्रमुख होते थे, हेड होते थे, उनको ग्रामणी कहा जाता था। ग्राम से ऊपर इस था, इस मतलब कई ग्रामों का समूह। विश्व का जो प्रमुख होते थे उन्हें विश्वपति कहा जाता है। विश्व के ऊपर जन थे और जो विश्व जन मतलब कई विश्व मिलके एक जन बनता था। जन के जो प्रधान होते थे उन्हें जनपति कहा जाता था, उन्हें जनपति कहा जाता था। हमें ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में जन का तो उल्लेख है लेकिन जनपद का उल्लेख नहीं है। जनपद का उल्लेख हम लोग देखेंगे आगे उत्तर वैदिक काल में होगा, क्योंकि राजा के पास इस समय इतना पैसा, इतना कर नहीं आता था कि वो एक बड़े क्षेत्र पे राज कर सके और प्रशासन चला सके। तो यहाँ सबसे ऊपरी इकाई जन थी। अब देखते हैं यहाँ पर कि राजा को सलाह देने के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण संस्था थी। तो ऋग्वैदिक कालीन में महत्वपूर्ण संस्था, महत्वपूर्ण संस्था में देखेंगे सभा थी, समिति थी, विदत थे और गण थे। सभा क्या थी? यह विशिष्ट जनों की संस्था है, मतलब ये वीआईपी लोगों की संस्था थी। इसमें विशिष्ट जन या गांव में जो सम्मानित वृद्ध लोग रहते थे उनकी जो संस्था थी उन्हें सभा कहा जाता है। समिति में तो आम लोग थे, मतलब सामान्य लोग थे, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि राजा के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण संस्था समिति थी। सामान्यतः राजा मतलब उस समय कबीला का सरदार होता था, जनजातीय सरदार, सामान्यतः जनजातीय सरदार का चुनाव समिति ही करती थी। फिर आगे देखेंगे विदत। विदत क्या था? आज की सबसे प्राचीन संस्था थी। इसमें क्या होता था? विदत में सैनिकों से जो लूट का माल आता था उसका बंटवारा होता था, धार्मिक कार्य की विदत ही करते थे। और गण क्या थी? ये सैनिक तत्व था, सेना से जुड़े लोग जो होते थे वो गण में रहते थे। आगे उत्तर वैदिक काल में देखेंगे कि सभा और समिति का महत्व घट जाएगा, राजा का महत्व बढ़ जाएगा। राजा इनके सलाह को देखी करेगा और विदत और गण तो समाप्ति हो जाएगी उत्तर वैदिक काल में। मतलब विदत और गण का समाप्त होने बताएगा कि उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति में बढ़ोतरी हो रही है। इस समय तक राजा की शक्ति इतनी नहीं है वो सभा और समिति के सलाह को नजरअंदाज कर सकते। तो सबसे महत्वपूर्ण हम लोग देखें राजनीतिक व्यवस्था में सबसे नीचे ग्राम, उसके हेड थे ग्रामणी, उसके ऊपर विश्व, उसके हेड थे विश्वपति, उसके ऊपर जन, उसके हेड को राजा या जनपति कहा जाता है। इसके ऊपर उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखेंगे इसके ऊपर जनपद का विकास होगा, उत्तर वैदिक काल में होगा। ऋग्वेद में एक बार भी जनपद का उल्लेख नहीं।
राजा को सलाह देने वाली महत्वपूर्ण संस्था थी सभा, समिति, लिखक और गण। इसमें सभा क्या थी? विशिष्ट जनों की संस्था थी, वीआईपी लोग, एलिट वर्ग रहते थे या गांव के सम्मानित वृद्ध लोग रहते थे। समिति में क्या थी? सामान्य जनता की संस्था थी, लेकिन राजा के चुनाव में सबसे प्रमुख संस्था समिति ही करती थी। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि सामान्यतः जनजातीय सरदार या कबीलाई सरदार या राजा का चुनाव कौन सी संस्था करती थी? सभा, समिति, विजयगण वो समिति करते थे। अब हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक कालीन समाज। ऋग्वैदिक कालीन समाज क्या था? ऋग्वैदिक कालीन समाज कबीलाई समाज था, मतलब जनजातीय व्यवस्था पर आधारित समाज था, पुरुष प्रधान समाज था। परिवार के प्रधान जो होते थे उन्हें कुलम या गृहपति कहा जाता था। देखते हैं जरा ऋग्वैदिक कालीन समाज क्या था? ऋग्वैदिक कालीन समाज कबीलाई समाज था, जनजातीय समाज। समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक, मतलब पुरुष प्रधान समाज। तो पहली विशेषता क्या है? कबीलाई समाज। दूसरी, समाज पितृसत्तात्मक, मतलब पुरुष प्रधान समाज। परिवार का जो प्रधान होता था, परिवार का प्रधान, उसे कुलम या गृहपति कहा जाता था। ऋग्वैदिक कालीन समाज में समाज तो पितृसत्तात्मक था, उसमें परिवार का प्रधान होता था, उसे कुलम या गृहपति कहा जाता था। फिर आगे देखेंगे हम लोग कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में बाल विवाह नहीं, पर्दा प्रथा नहीं थी, स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ में भाग ले सकती थी, पुत्री का उपनयन संस्कार किया जाता था। ऋग्वेद में हम लोग देखेंगे बहुत सी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख है, जैसे लोपामुद्रा, अपाला, घोषा। एक एक करके हम लोग देखते हैं। समाज में क्या था? बाल विवाह नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था, महिलाएं अपने पति के साथ यज्ञ में भाग ले सकती थी, मतलब महिलाओं को यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था। पुत्रियों का उपनयन संस्कार एक महत्वपूर्ण बात है जो देखते हैं हम लोग। पुत्रियों का उपनयन संस्कार होता था। और आगे देखेंगे उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को यज्ञ में भाग लेने का प्रतिबंध लग जाएगा, पुत्रियों का उपनयन संस्कार बंद हो जाएगा। तो वैदिक कालीन समाज की विशेषता हम लोग देखें तो कबीलाई समाज, पितृसत्तात्मक, परिवार का प्रधान कुलम या गृहपति कहा जाता था। सामान्यतः पिता परिवार का प्रधान होता था। समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, पुत्रियों का उपनयन संस्कार होता था। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, कपाला जैसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख है। कई बार एग्जाम में पूछता है विदुषी स्त्रियों का उल्लेख है। जो प्रमुख शब्द है लोपामुद्रा, घोषा, कपाला। अब हम लोग देखेंगे कि वर्तमान में जो जाति व्यवस्था है ऋग्वैदिक काल में, जो जिसे हम लोग वर्ण व्यवस्था कहते हैं, कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी है देखते हैं। वर्ण व्यवस्था के बारे में ऋग्वेद के 10वें मंडल में कुछ उल्लेख मिलता है, और 10वें मंडल बाद का मंडल है। मतलब ऋग्वेद के शुरुआती चरण में वर्ण व्यवस्था के कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ते, उसके एकदम अंतिम चरण में आकर के वर्ण व्यवस्था के कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं। और यही ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में बताया गया है कैसे परम पिता के मुख से ब्राह्मणों का उदय, फिर बताता है क्षत्रियों का उदय कैसे हुआ, वैश्यों का उदय कैसे हुआ, शूद्रों का उदय कैसे हुआ। ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। अर्थात वर्ण व्यवस्था के जो लक्षण है हमें स्पष्ट रूप से जानना जरूरी है, वो ऋग्वेद के अंतिम चरण में दिखाई पड़ते हैं। और उसमें भी जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म आधारित नहीं थी, यह कर्म आधारित थी। हाँ, मतलब वैश्य का बेटा भी अगर विद्या अध्ययन करे तो ब्राह्मण हो सकता है, ब्राह्मण का बेटा भी अगर व्यापार करे तो वैश्य हो सकता है।
इसी में हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद में एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, माँ अन्न कूटती है, सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। मतलब वर्ण व्यवस्था कैसी थी? जन्म आधारित नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी कर्म आधारित। वैदिक समाज में ही एक हम पॉइंट देखेंगे, वस्त्र आभूषण। मतलब समाज में लोग क्या पहनते थे? वस्त्र आभूषण। तो वस्त्र तो समाज ही पहनते थे। इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण आता है शब्द निष्ठ। निष्ठ क्या था? ये स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण आभूषण। और महत्वपूर्ण बात यह है, निष्ठ तो स्वर्ण आभूषण था ही, साथ ही निष्ठ का उपयोग विनिमय के माध्यम के रूप में भी किया जाता था। एक बहुत महत्वपूर्ण, मतलब निष्ठ दो तरह से उपयोग किया जाता था। एक तो स्वर्ण आभूषण के रूप में उपयोग किया जाता था हमने, और दूसरा निष्ठ का उपयोग विनिमय के माध्यम के रूप में भी किया जाता था। ये दो महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन धर्म। धर्म के मामले में प्रकृति तो पूजा तो करते ही थे, वो लोग देखेंगे। सबसे मेन है कि एग्जाम के दृष्टि से यहाँ पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे। तो हम लोग देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे, और ऋग्वेद में उनके सम्मान में, उनकी स्तुति में 250 सूक्त की रचना की गई है। जो सबसे ज्यादा अगर किसी देवता के सम्मान में सूक्त की रचना की गई है तो वो इंद्र है, 250 सूक्त। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया। पुरंदर मतलब किला को तोड़ने वाला। तो इससे कुछ इतिहासकार, विशेषकर ब्रिटिश इतिहासकार, ऐसा उनका ऐसा विश्लेषण है कि इंद्र को पुरंदर कहा गया है, किला को तोड़ने वाला। मतलब इंद्र ही आर्यों के नेता थे, और उन्होंने ही आकर के सिंधु घाटी सभ्यता के किलों को, दुर्गों को तोड़ दिया, वहाँ के लोगों को मार दिया, और सिंधु घाटी का सभ्यता का पतन हो गया। विशेषकर मार्टिमर व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड से विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है। उन्होंने कहा है कि ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर मतलब किला को तोड़ने वाला। इंद्र ही आए थे, उन्होंने सिंधुवासियों को, मतलब हड़प्पा के, मोहनजोदड़ो के जो दुर्ग बने हुए थे, किले बने हुए थे, उनको तोड़ दिया और वहाँ के लोगों को मार दिया, और इस तरह हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि ये सिद्धांत मान्य नहीं है, और फिर कैसे कैसे है वो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में हम लोग देखेंगे, विश्लेषण करेंगे। ऋग्वेद काल में, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र है। इंद्र के सम्मान में 250 सूक्त की रचना की गई है। बार बार एग्जाम में पूछता है कि वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे, तो इंद्र। उनके सम्मान में कितने सूक्त की रचना की है? 250। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर मतलब किला को तोड़ने वाला। ये भी क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए किस नाम का उपयोग किया गया? तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया। ऋग्वेद में जो दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, ये थे अग्नि। इनके सम्मान में 200 सूक्त की रचना की गई। क्वेश्चन आता है ऋग्वेद में दूसरे महत्वपूर्ण देवता कौन थे, और इनके सम्मान में कितने सूक्त, इनकी स्तुति में कितने सूक्त की रचना की गई है? तो 200। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अग्नि को मनुष्य और देवता के बीच में मध्यस्थ भी माना गया। तो मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ किसे माना गया है? तो अग्नि को माना गया। और भी कई बातें हैं ऋग्वेद में, जैसे ऋग्वेद में आकाश के देवता को सूर्य कहा गया है, अंतरिक्ष के देवता को इंद्र कहा गया है, पृथ्वी के देवता को अग्नि कहा गया। बहुत सी बातें हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो इंद्र। कितने सूक्त? पुरंदर किसे कहा गया है? पुरंदर का क्या अर्थ है? दूसरे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? और मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ किसे माना गया है? तो
अग्निहोत्र। आगे हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल में इंद्र का महत्व घट जाएगा, अग्नि का महत्व घट जाएगा, और उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता हो जाएंगे प्रजापति। वो हम लोग उत्तर वैदिक काल में देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऋग वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। अब हम लोग देखते हैं ऋग वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। तो देखेंगे क्या कि ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन था, क्योंकि उनकी घुमक्कड़ जीवन शैली थी, एक जगह स्थायी रूप से पूर्ण रूप से बसे नहीं थे, इसलिए कृषि का पूर्ण विकास नहीं हो पाया। तो क्वेश्चन बार बार आता है कि मुख्य पेशा क्या था, तो पशुपालन। ऋग वैदिक काल के आर्यों का मुख्य पेशा या मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, क्योंकि घुमक्कड़ जीवन शैली थी, इसलिए कृषि तो था लेकिन पूर्ण विकास नहीं हो पाया था कृषि का। देखेंगे आगे कि वैदिक काल का मुख्य आर्थिक आधार गाय था। गाय ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य आर्थिक आधार था। गाय इतनी महत्वपूर्ण थी इनके लिए कि गायों को लेकर के बहुत सारे युद्ध होते थे। ऋग्वेद में गाय को अखन्या कहा गया। अखन्या मतलब जिसकी हत्या न की जा सके। ऋग्वेद में गाय को अखन्या कहा गया। अखन्या मतलब जिसकी हत्या न की जा सके। गाय इनके लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि इनके जीवन की बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका नामकरण उन्होंने गाय के नाम पर कर दिया। जैसे राजा के लिए गो, फिर समय के लिए गोधूली, पुत्री के लिए दुहिता, युद्ध के लिए गविष्टि, बहुत सारे शब्दों का उपयोग किया है उन्होंने गाय से जोड़कर। राजा के लिए गो, समय के लिए गोधूली, पुत्री के लिए दुहिता, ये सब तो गाय से जोड़ दिया गया। समय गोधूली समय दिन और रात के बीच का समय, जब गाय चढ़ करके जंगल से वापस आती है, सूर्य डूब रहा होता है, उस समय को गोधूली बोलते हैं। तो गाय इनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए गाय को अखन्या कहा। अखन्या मतलब जिसकी हत्या करना वर्जित। आगे हम लोग देखेंगे कि आर्यों के लिए और पशु बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत उपयोगी था, वो था घोड़ा। कहा जाता है कि घोड़ा आर्यों का बड़ा एक प्रिय पशु था, प्रिय एवं बहुत उपयोगी पशु था। वो रथ में इसका यूज करते थे। कहा जाता है कि आर्य लोग रथ पे चलते थे और रथ में घोड़ों का यूज करते थे। आगे देखते हम लोग कृषि। तो ऋग्वेद में कृषि के लिए क्षेत्र शब्द, क्षेत्र या उर्वरा का उपयोग किया गया। बार बार पूछता है कि ऋग्वेद में क्षेत्र शब्द या उर्वरा शब्द किसके लिए उपयोग किया गया है, तो ऋग्वेद में कृषि के लिए क्षेत्र या उर्वरा शब्द का उपयोग किया गया है। फिर आगे देखेंगे ऋग्वेद में एक ही फसल यव का उल्लेख है। यव मतलब जौ का। और राजा वो जो जनता टैक्स देती थी या स्वेच्छा से जो कर देती थी उसे बलि कहा जाता है। तो ऋग्वेद में एक ही अनाज यव का उल्लेख मिलता है। यह मतलब जौ। आगे उत्तर वैदिक काल में हम देखेंगे कि वृद्धि और गोधूम मतलब वृद्धि मतलब चावल और गोधूम मतलब गेहूं का उल्लेख मिलेगा। ऋग्वेद में बस एक ही अनाज, ये बार बार क्वेश्चन आते हैं कि ऋग्वेद में किस एक अनाज का उल्लेख है, तो ऋग्वेद में एक ही अनाज यव का उल्लेख मिलता है। यह मतलब जौ। और एक टैक्स था बलि। ऋग्वैदिक काल में राजा को एक टैक्स मिलता था बलि, हालांकि अनिवार्य टैक्स नहीं था, अनिवार्य कर नहीं था। ये जनता स्वेच्छा से अपने एक अंश दे देते थे, अपने उपज का एक अंश, उसे बलि कहा जाता था। तो ये हमारा ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था हुआ। हमने देखा ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था
अर्थव्यवस्था। उससे पहले देखिए कि वैदिक काल काल क्या है, भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ रहते हैं, वायु का मूल निवास स्थान क्या था। फिर आगे देखा हमने कि वैदिक काल के साहित्यिक स्रोत क्या है, पुरातात्विक स्रोत क्या है। पुरातात्विक दो विभाग मिले हैं, काले और लाल विभाग और केरुवर्णी विभाग। और ऋग्वेद के सब मंडल में क्या क्या लिखे हैं, विशेषकर तीसरा मंडल, सातवां मंडल